हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और उस कहानी का नाम है जलन का काला साया। ये एक हॉरर स्टोरी है। तो एक गांव था। गांव के आखिरी छोर पे जहाँ खेत ख़त्म हो जाते थे और पुराने पीपल के पेड़ शुरू होते थे, वहाँ एक टूटा फूटा मंदिर था। उस रात उस रात आसमान में बादल गिरे गिरे हुए थे। बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। हवा हवा में अजीब सी भारीपन था। और दूर दूर कई कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, क्योंकि रात का टाइम होता है तो ऐसा अक्सर होता रहता है कि कुत्ते बहुत भौंकते रहते हैं। मंदिर के पीछे एक औरत चुपचाप बैठी थी। उसने सामने काला कपड़ा बिछाया हुआ था। उसके कपड़ों पर राख, नींबू, धागा, फिर सरसों का तेल और कुछ लाल लाल बाल रखे हुए थे। औरत धीरे धीरे कुछ मंत्र पढ़ रही थी। उसकी आंख बंद थी, लेकिन चेहरे पे नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अचानक उसने सामने सामने रखे बालों को उठाया और काले धागे में बांधने लगी। वह धीमे धीमे आवाज में बोली, जिस सुख ने मुझे जलाया है, अब वही सुख उसे खा जाएगा। उसने बंधे हुए बालों को एक छोटी सी पुड़िया में रखा। फिर सामने रखी तस्वीर पर काला तेल। धर्मपाल का परिवार पूरे गांव में सम्मानित माना जाता था। धर्मपाल के दो बेटे थे, अजय और विजय। अजय बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। मेहनत करके वो शहर शहर चला गया और धीरे धीरे उसने अपना व्यापार खड़ा कर लिया। कुछ ही सालों में उसके पास बड़ा घर, गाड़ी, नौकर और खूब सारे पैसे हो गए। लेकिन अजय अपनी कामयाबी के बाद अपने परिवार को नहीं भूला। हर महीने वो गांव पैसे भेजता था। माँ बाप की दवाई या घर की मरम्मत, खेती का खर्च, सब कुछ वही संभालता था। यहाँ तक कि विजय के बच्चों की स्कूल फीस भी अजय ही भरता था। जब भी वो गांव आता, पूरा घर खुशियों से भर जाता। देखो, अजय फिर से बच्चों के लिए कितने सारे खिलौने ले लाया है। अजय की पत्नी मीरा भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह कभी विजय और उसकी पत्नी कविता को छोटा छोटा महसूस नहीं करवाती थी। कभी गाड़ियों के लिए कभी गुड़िया के लिए कपड़े, कभी विजय के लिए घड़ी, तो कभी कविता के लिए साड़ी। हर बार वह सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे। लेकिन यही चीज़ कविता को अंदर ही अंदर जलाने लगी थी। जब भी गांव की औरत कहती, अजय तो भगवान जैसा बेटा है, पूरे परिवार का सहारा है, तो कविता का चेहरे पर नकली मुस्कान ले आती। लेकिन उसके अंदर कुछ टूटता और सड़ता जा रहा था। उस उसे लगने लगा था कि धर्मपाल और सरोज अब विजय से ज़्यादा अजय को महत्व देते हैं, और गांव वाले भी अजय के आने पर उसी के घर जमा हो जाते हैं। कविता को सबसे ज़्यादा चोट तब लगी जब एक दिन अजय ने अपने पिता से कहा, बाबा, मैंने शहर में नया घर लिया है और सब मेरे साथ चलो। घर बहुत बड़ा है, सब आराम से रहेंगे वहाँ पे। धर्मपाल और सूरज की खुशी से तैयार हो गए। विजय भी खुश था, लेकिन कविता चुप थी। उस रात उसने विजय को रोकते हुए कहा, शहर जाके हम क्या करेंगे? यहाँ खेती है, बच्चों का स्कूल है, शहर का खर्चा भी कितना ज़्यादा होता है। विजय ने कहा, लेकिन भैया कह रहे हैं कि सब संभाल लेंगे। कविता धीरे से बोली, आज संभाल लेंगे,
है ना, आज संभाल लेंगे लेकिन आज आज संभाल लेंगे, कल एहसान भी जताएंगे। विजय चुप हो गया। धीरे धीरे उसके मन में भी वही बात बैठने लगी। कुछ दिनों बाद धर्मपाल और सूरज शहर चले गए। अब लगभग रोज गांव में फोन आता। धर्मपाल खुशी खुशी विजय विजय को बताते, अरे विजय, यहाँ तो हर कमरे में एसी है। आज आज अजय हमें बड़ी होटल में खाना खिलाने ले गया है। मीरा तो रोज नई नई चीजें बनाती है। कल हमें मुंबई घुमाने जा रहे हैं। विजय अभी भी यह बात कविता को बताता। उसके चेहरे की जलन और बढ़ जाती। अब उसे मीरा की अच्छाई भी दिखावा लगने लगी थी। रात में वह जागकर सोचती, अगर मेरे हिस्से में ये सुख नहीं है तो उनके हिस्से में भी नहीं रहेगा। सीधी सी बात है, ये सब तो होता ही रहता है सबकी लाइफ में। मतलब ये जलन वाली चीज़ है ना, वो कभी भी मतलब वो नहीं होने वाली। गांव गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग कहते थे कि उसे तंत्र मंत्र आता है। कविता कई रात चुपचाप उसके पास जाने लगी। धीरे धीरे उसने उससे कई तरह तरह की क्रियाएं सीखनी शुरू कर दी। बालों से वशीकरण, खाने खाने में राख मिलाना, नींबू और धागे की क्रिया, और तस्वीर तस्वीर पर किए जाने वाले मतलब तंत्र। शुरुआत में कविता को डर लगता था, लेकिन जलन मतलब जो अंदर से अपना जलन बढ़ जाता है ना, मतलब किसी भी बंदे के ऊपर या कोई भी हो, तो वो सब करवाता ही है मतलब। तो लेकिन जलन इंसान से वो सब करवा देती है जिसकी उसने कभी मतलब कल्पना भी मतलब ना, उसके कभी उसने सोचा भी ना हो। कुछ महीनों बाद एक दिन कविता अचानक बदली हुई दिखाई दी। अजय उसने विजय से कहा, भैया आप भैया और भाभी को गाँव बुला लो। माँ बाप गए तब से वो यहाँ आए ही नहीं। विजय खुश हो गया। उसे लगा आखिरकार कविता का मन बदल गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी के मन में कुछ और ही चल रहा था। अजय और मीरा गांव आए। पूरा घर खुश था। कविता भी नकली मुस्कान के साथ उसकी सेवा कर रही थी। लेकिन रात रात होते ही उसका चेहरा बदल बदल जाता। एक रात जब जब सब सो गए, कविता धीरे से अजय के कमरे में गई। उसने सोते हुए अजय के सिर सिर से कुछ बाल काटे, फिर उसके बटुए में एक छोटी सी पुड़िया रख दी। अगले दिन उसने अजय को खाने में राख मिला दी और मुस्कुराते हुए बोली, भैया आपके लिए खास खीर बनाई है। अजय ने मुस्कुराकर खाना शुरू कर दिया। कविता चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखों में अब इंसानी भावनाएं जैसे खत्म हो चुकी थी। घर में किसी को उस बात की जरा सी भी मतलब खबर ही नहीं थी। कुछ दिन गांव गांव में बिताने के बाद अजय वापस शहर लौट गया। शुरुआत के 2-3 दिन सब सामान्य रहा। फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। पहले छोटे छोटे झगड़े शुरू हुए। कभी कभी मीरा से बहस, तो कभी माता पिता से अनबन। अजय खुद समझ नहीं पा रहा था कि इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आने लगा। एक रात मीरा ने कहा, आप बहुत तनाव में रहने लगे हो, थोड़ा आराम कर लिया करो। अचानक अजय भड़का, तुम्हें लगता है मैं मेहनत नहीं कर रहा, सबको बस मेरी गलतियां ही दिखाई देती है। मीरा चुप हो गई। धर्मपाल और सरोज ने पहली बार अजय को इस तरह टूटते हुए देखा था, लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी। कुछ ही हफ्तों में अजय का व्यापार डगमगाने लगा। जो ग्राहक सालों से उसके साथ थे, अचानक काम रद्द करने लगे। किसी का पेमेंट अटक गया तो किसी का माल वापस आ गया। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो लगभग पक्का हो चुका था, आखिरी समय पर टूट गया। बिजनेस पार्टनर भी अब अजय पर शक करने लगे। अजय, तुम्हारे फैसले अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम हर काम बिगाड़ रहे हो। अजय पूरी रात फाइलों के सामने बैठा रहता, लेकिन उसका दिमाग जैसे काम करना बंद मतलब कर चुका था। कई बार उसे लगता जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। एक रात अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा कमरे में कोई खड़ा है। अलमारी के पास काली परछाई दिखी। अजय घबरा कर उठा और लाइट जलाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था।
धीरे धीरे घर की हालत खराब होने लगी। लोन लोन के किस्तें रुकने लगे। नौकर चले गए। बैंक से लगातार फोन आने लगे। एक दिन मीरा ने डरते हुए पूछा, अगले अगले महीने भी पेमेंट नहीं हुआ तो क्या हम ये घर छोड़ना पड़ेगा? अजय ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि यही डर अब अंदर से मतलब अब उससे उसको अंदर से भी मतलब वो हो चुका था। धर्मपाल और सरोज रोज गांव फोन करके विजय को सारी बात बताते। पता नहीं अजय को क्या हो गया है। काम का काम कम होता जा रहा है। घर में हर हर वक्त तनाव रहता है और झगड़े भी होने लगे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद घर भी बेचना पड़े। विजय परेशान हो जाता है। लेकिन अब जब उसने ये बात कविता को बताई तो उसके चेहरे पर अजीब सी शांति आ गई। उसने मन ही मन सोचा तो आखिर असर शुरू हो गया। उस रात कविता ने विजय से कहा, मुझे लगता है भैया पर किसी ने बुरी नज़र है। उन्होंने गाँव बुलाया। यहाँ यहाँ किसी अच्छी तांत्रिक से मतलब इलाज करवाना पड़ेगा। विजय ने पूछा, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? कविता बोली, इतनी जल्दी कोई इंसान ऐसे नहीं टूटता। भगवान नाराज हुए हुए होंगे। विजय को उसकी बात सही नहीं लगी। उसने अजय को फोन किया, भैया कुछ कुछ दिन गाँव आ जाओ, यहाँ मन मन भी शांत हो जाएगा। टूटा हुआ अजय तुरंत मान गया। लेकिन इस बार कविता पूरी तैयारी में थी। रात को जब सब सो जाते, कविता चुपके से उसी पुराने मंदिर के पीछे चली जाती। वह काला कपड़ा बिछाती, अजय की तस्वीर सामने रखती, उस पर सरसों का तेल डालती, फिर उसे पुराने बाल और बूट्स से निकला कागज काले धागे में बांधती और धीरे धीरे मंत्र पढ़ती। इसका भाग्य ऊंचा है, इसे नीचा गिरा। इसका घर रोशन है, इसका दीप बुझा। हर रात के बाद अजय और कमजोर होता गया। गांव से शहर लौटते ही वह बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार बुखार रहने लगा। डॉक्टर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रिपोर्ट सामान्य थे, लेकिन अजय की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। रात में वह अचानक उठकर बैठ जाता था और खाली दीवार को घूरने लगता। एक रात मीरा ने उसी नींद में बड़बड़ाते हुए सुना, मुझे मत बुलाओ, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मीरा डर गई। अब सूरज को भी कुछ अजीब लगने लगा था। उन्होंने गौर किया कि अजय की हालत हर बार गांव से लौटने के बाद बिगड़ती ही है। पहले व्यापार खराब हुआ, फिर तबीयत। एक दिन उन्होंने विजय को फोन किया, सच 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 बता, गांव में तुम लोग क्या कर रहे हो? विजय घबरा गया। क्या मतलब माँ? सरोज बोली, पिछली बार अजय गांव आया था तो उसका काम बिगड़ गया। इस बार आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई। विजय खुद डर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसने तो कुछ भी नहीं किया था। जो कर रही थी उसकी वाइफ ही कर रही, मतलब उसकी पत्नी। उसने सारी बात आकर कविता को बताई। कविता का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। पहली बार उसे डर का महसूस हुआ, क्योंकि अब शक उसके ऊपर आने लगा था। उसी वक्त उसने सरोज को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही कविता गुस्से में बोली, अगर आपको गांव नहीं आना तो मत आइए, लेकिन मेरे और मेरे पति के इस ऐसे इल्ज़ाम मत लगाइए। सरोज ने कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कविता तुरंत बोली, लेकिन इशारा तो हमारी तरफ ही था ना। हम हमें क्यों अपने ही परिवार को बर्बाद करेंगे? सूरज कुछ देर के लिए चुप हो गई। उनके दिमाग में अचानक से पुरानी बात घूमने लगी। कविता की माँ हंसिका। गांव में लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कहते थे कि उसे तंत्र मंत्र आता है। कहा जाता था कि अपने ससुराल वालों को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया था। फिर एक एक करके उनकी जमीन, दुकान और संपत्ति सब उसके नाम खो गई। लेकिन हंसिका जो थी कि सबसे खतरनाक बात यही थी कि बाहर के लोगों को सामने वह बहुत सीधी और अच्छी औरत बनकर रहती थी। सरोज भी उसकी मीठी बातों में आ गई थी और बिना बिना ज़्यादा सोचे अपनी बेटी की शादी विजय से करवा दी थी।
अब उन्हें अपनी वही गलती याद आ रही थी। उस रात सरोज ने फैसला किया, वह अजय को फिर गांव लेकर नहीं जाएगी, लेकिन उस बार सीधा मंदिर। उन्होंने धर्मपाल को सारी बात बताई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम घर पर रहो, मीरा और आर्यन का ध्यान रखना। मैं अजय को लेकर गांव गांव जा रही हूँ। धर्मपाल भी डर चुके थे। उन्होंने बिना बिना सवाल किए सरोज सरोज की बात मान ली। सबसे बड़ी बात यही थी कि सरोज ने विजय और कविता को कुछ कुछ नहीं बताया। अगले दिन विजय को लेकर गांव निकल गई। गांव से थोड़ी थोड़ी दूर पुराने जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर था। वहां एक साधु रहते थे, स्वामी महाराज। लोगों का कहना था कि उन्होंने कई ऐसे लोगों की मदद की है जिन्होंने अजीब तरह की परेशानियां थी। जो अजय की माँ थी वो सीधा अजय को लेके उनके पास पहुंच गई। मंदिर के अंदर घंटियों की धीमी आवाज़ गूंज रही थी। अगरबत्ती की खुशबू पूरे मंदिर में फैली हुई थी। स्वामी महाराज आंखें बंद किए बैठे हुए थे। सरोज ने बैठते ही पूरी कहानी सुना दी। महाराज, अगर मेरे बेटे पे किसी ने कुछ किया है तो उसे देखिए, उसे बचा लीजिए। अजय चुपचाप बैठा रहा। स्वामी महाराज कुछ देर शांत हो गए, फिर धीरे से बोले, कल सुबह इसे लेकर अपने गांव के मंदिर में आना। उस रात सरोज पड़ोस के गांव में अपनी पुरानी सहेली के घर रुक गई। अजय को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इतनी डरी हुई क्यों है। उसे उसे बस इतना लग रहा था कि माँ के लिए उसे सब मान लिया चाहिए। लेकिन उस रात उसे फिर से वही सपना आया। एक काली परछाई सामने खड़ी थी। वह उसके कान के पास आकर झुककर फुसफुसा रही थी, तू बच नहीं पाएगा। अजय अचानक पसीने से भीगा हुआ खड़ा हो गया। अगली सुबह दोनों मंदिर पहुंचे। अजय मंदिर के सीढ़ियों तक गया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर भगवान की मूर्ति देखी, उसके कदम अचानक रुक गए। वहाँ पे रुक गए। उसका चेहरा उसका चेहरा बदलने लगा। माँ, मुझे अंदर नहीं जाना। सरोज का दिल धड़क उठा। क्यों बेटा? अजय पीछे हटने लगा। चलो यहाँ से। यह वही अजय था जो रोज पूजा किए बिना घर से निकलता भी नहीं था। आज वो भगवान के मंदिर में जाने से डर रहा था। सरोज ने तुरंत स्वामी महाराज को आवाज दी, महाराज, ये मंदिर के अंदर आने से मना कर रहा है। स्वामी महाराज समझ गए। उन्होंने पास रखी पवित्र राख उठाई और अजय के माथे पर लगा दी। अगले ही पल अजय का शरीर जोर जोर से कांपने लगा, जैसे उसे बिजली का झटका लग गया हो। वह पीछे गिरा पड़ा और तेजी से सांस लेने लगा। मंदिर में बैठे लोग डर गए। स्वामी महाराज की आंखें गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, इस पर कुछ किया गया है। सरोज की आंखों में आंसू निकल पड़े। स्वामी महाराज ने आगे कहा, और जिसने किया है वो कोई अपना ही है। उसे उसकी तरक्की, उसकी खुशी और उसके परिवार से जलन है। सरोज का दिमाग तुरंत कविता की तरफ फिर तो उनको पूरा डेफिनेटली हो ही गया कि भाई इसने किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तो अगले दिन मंदिर में विशेष पूजा रखी गई। सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई थी। हवन कुंड बनाया गया, गंगा जल, कपूर, पीले सरसों और पवित्र राख रखी गई। अजय के हवन के सामने बिठाया गया। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, अजय बेचैन होने लगा। उसकी सांस तेज हो गई। अचानक वह जोर से चिल्लाया, बंद करो ये सब। वह उठने की कोशिश करने लगा। मुझे यहाँ नहीं बैठना। दो लोगों ने उसे पकड़ के रखा था। मुझे यहाँ नहीं बैठना। दो लोगों ने उसे पकड़ के भी रखा था और संभाल के बिठा के रखा था इतनी जोर से। कुछ देर बाद वह अचानक हवन कुंड की तरफ झपटा, जैसे आग बुझाना चाहता। मंदिर में मंत्रों की आवाज लगातार गूंज रही थी। हवन की आग इतनी तेज होती जा रही थी।
अजय जमीन पर बैठा बुरी तरह कांप रहा था। कभी वह चीखता, कभी हंसने लगता, कभी अचानक रोने लगता। मंदिर में बैठे लोग डर चुके थे। स्वामी महाराज लगातार मंत्र जाप कर रहे थे। फिर उन्होंने हवन से राख उठाई और अजय के सिर पर डाल दी। अगले ही पल अजय जोर से चीखा। उसका शरीर एकदम अकड़ गया, उसकी आंखें पलट गई और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। पूरा पूरा मंदिर कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर अजय धीरे धीरे सामान्य सांस लेने लगा। उसकी आंख आंख में से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद उसकी आंखें सामान्य होने लगी। वह कमजोर आवाज में बोला, माँ। तो उसकी माँ थी, रोते हुए उसके पास बैठ गई। स्वामी महाराज ने गहरी सांस ली। बंधन टूट चुका है, अब यह सुरक्षित है। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक और बात कही, जिसने किया किया है उसका अंत नहीं होगा। अगले दिन सरोज अजय को लेकर गांव 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 के घर पहुंची। एक घर के कदम रखते ही उन्होंने कविता को आवाज दी। कविता बाहर आई, लेकिन सरोज की आंख को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सरोज ने सीधे पूछा, क्यों किया था तूने ये सब? क्यों? क्या बिगाड़ा था अजय ने तेरा? कविता तुरंत मुस्कुराई, मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मुझे फंसा रहे हो। लेकिन इस बार विजय भी वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे कविता के पास आया। गुड़िया की कसम खाकर बोल, सच क्या है? यह सुनते ही कविता की आंख में डर उतर आया। कुछ पल तक वह चुप रही। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आखिरकार वह टूट गई। मैंने किया। घर में सन्नाटा छा गया। कविता रोते हुए बोली, मुझे जलन होती थी। सब अजय भैया की तारीफ करते थे। माँ बाप, पूरा गांव, सब उन्हें अच्छे कहते थे। मैं ये सब नहीं सह पाई। आप सब लोग आप सब लोग जैसे विजय को भूल ही गए थे। क्या सिर्फ अजय ही आपका बेटा है? विजय जैसे कोई कोई है ही नहीं। फिर उसने सब कुछ बता दिया। कैसे उसने तंत्र किया, कैसे उसने अजय के बाल लिए, कैसे उसने खाने में राख मिलाई, कैसे रात भर मंदिर के पीछे बैठकर क्रिया की, और कैसे वह अजय को बर्बाद होते देखकर खुश हो रही थी। घर में जैसे किसी ने सांस लेना बंद कर दिया। विजय की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत के साथ उसने पूरी जिंदगी बिताई, वह इतनी इतनी गिर सकती थी। अचानक विजय गुस्से में रसोई की तरफ भागा। उसने दरवाजे से चाकू निकाला और कविता की तरफ बढ़ा। तूने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कविता डर डर कर पीछे हटने लगी। तभी अजय दौड़कर विजय के सामने आ गया। उसने विजय को पकड़ा। नहीं विजय, बस कर, और पाप मत कर। विजय फुट फुट कर रोने लगा। उसी दिन परिवार के रिश्ते हमेशा के लिए टूट चुके थे। इसके बाद विजय ने फैसला लिया कि वह कविता के साथ नहीं रहेगा। वो अपनी बेटी गुड़िया को लेकर अजय और सरोज के साथ शहर चला जाएगा। कविता उसी पुराने गांव वाले घर में अकेली रह गई। अब ना कोई उसकी बात करता था, ना कोई उसके घर आता था। रोते हुए उसे वही आवाज़ सुनाई देने लगी जो कभी वह उन क्रियाओं के दौरान सुना करती थी। कभी उसे लगता कोई आंगन में चल रहा है, कभी कमरे में काली परछाइयाँ दिखाई देती, और कई रात ऐसे महसूस होता था कि उसके कान में पास आकर फुसफुसा रहा हो। अब तेरी बारी है। कुछ ही दिनों बाद गांव वालों ने उसके घर से अजीब अजीब सी बदबू आने की शिकायत की। जब लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा तो कविता अंदर मृत पड़ी थी। उसके सामने वही काला कपड़ा था और उसके ऊपर एक जला हुआ नींबू रखा था और जला हुआ नींबू रखा था। उस रात के बाद गांव में एक बात हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जिस घर में लालच, जलन और बुरे इरादे जगह बना लेते हैं, वहाँ सुख ज्यादा नहीं टिकता। क्योंकि किसी दूसरे की खुशियाँ छीनने की वजह से कोशिश करने वाले इंसान
इंसान अक्सर अपना ही सब कुछ मतलब खो बैठता है। और कविता के साथ भी यही हुआ। उसके कविता के साथ भी यही हुआ। उसने अजय की ज़िंदगी मतलब बर्बाद करने की कोशिश की, बट अंत में वो ही खुद ही बर्बाद हो गए। तो भाई, इस कहानी से आपको एक सीख मिली होगी, जो है कि कभी भी मतलब किसी दूसरा कोई भी हो, जैसे मतलब कोई बंदा हो या बंदी हो या एक्स वाई जेड कोई भी हो, उसे मतलब अगर उसने मतलब सब कुछ मतलब हासिल कर लिया है, जैसे घर गाड़ी बंगला, तो उसे देख के मतलब आप कभी भी इस तरीके की चीज़ें मत अपनाना। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मैं ऐसी स्टोरी मतलब लाता रहूँगा देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।